हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सेहत जोशी और आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे नाक में होने वाला एक प्रॉब्लम। एक ऐसा प्रॉब्लम जो इन कंपैरिजन टू वुमेन्स, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं। पुरुषों की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 6 से 35 वर्ष के मेल पेशेंट्स में इसके सबसे अधिक केसेस देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करी जाए तो लगभग 10 मिलियन केसेस पर ईयर इस प्रॉब्लम के इंडियन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। आज आपसे बात करूँगा, अगर आपके नाक के अंदर या एक नॉस्ट्रल के अंदर या दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर अगर आपके सॉफ्ट नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ हो गई है, जनरली एक ऐसी ओवरग्रोथ अगर आपके नाक के अंदर पॉलिप्स बन गए हैं, अगर आप साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो नाक का अगर आपका मांस बढ़ गया है या नाक के अंदर आपके मस्से हो गए हैं, तो जनरली मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये जो नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम होता है, इस नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम अगर आपको है और आपने बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर वेरियस ENT डॉक्टर्स को विजिट कर लिया है, विभिन्न प्रकार की एंडोस्कोपी की जांचें आपके पास पड़ी हुई हैं, फिर भी आपका ये दिक्कत परेशानी विभिन्न प्रकार के स्प्रेज, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर खा के भी अगर आपको राहत नहीं मिल पा रही है, जब तक आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको आराम मिल रहा है, और जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ते हैं तो आपको एलर्जी या कुछ और कारणों की वजह से ये दिक्कत परेशानी पुनः दोबारा लौट कर आ रही है। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आपसे। आपको अगर नेज़ल पॉलिप है तो नेज़ल पॉलिप क्या ये दिक्कत परेशानी है, कैसे ये दिक्कत परेशानी होती है, क्या क्या इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं और एक सही इलाज आप कैसे इसके लिए ले सकते हैं। बार बार जो ये आपको हो रहा होता है, जो रियकरेंसी इसकी बनी हुई रहती है, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इसकी सर्जरी भी आपने करा ली हो और दोबारा से पुनः हो, क्योंकि 90% केसेस में अगर आप इसकी सर्जरी भी करा लेते हैं तो ये दोबारा से ये दिक्कत परेशानी लौट कर आती है, तो कैसे इसका समाधान किया जाए, क्या इसके लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, ये इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, अगर मेरी वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलिए अब आपसे बात करते हैं, अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आपके नॉस्ट्रल्स में, एक नॉस्ट्रल में या दोनों नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे से नॉन कैंसरस ओवरग्रोथ हो गई है, जिसके कारण से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपको ब्रीथिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। स्पेशली ऐसे व्यक्तियों को नेज़ल पॉलिप का केसेस सबसे अधिक देखने को मिलता है जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको अस्थमा से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो रहे होते हैं। आपको अगर एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपना ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे उसको ठीक किया जाए, क्योंकि भी एलर्जिक राइनाइटिस भी एक नाक से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और अधिकतर केसेस में मैंने ये देखा है कि जिन किसी को भी नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम होता है, ये जो नाक में मांस बढ़ जाता है, ये एक्चुअल में एलर्जिक राइनाइटिस भी इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपका एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम आप प्रॉपर्ली उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि नेज़ल पॉलिप, नाक में ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। नेज़ल पॉलिप्स जनरली नॉन कैंसरस होते हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होती है, लेकिन अगर इसका सही वक्त रहते हुए अगर इलाज ना करा जाए तो ये जो छोटी छोटी सी ओवरग्रोथ होती है, ये धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है और कंप्लीटली नेज़ल पैसेज को ब्लॉक करने लग जाती है। तो इसके कारण पेशेंट को क्या होता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। जनरली इसके लिए लोग विभिन्न प्रकार के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे स्प्रेज जो आप नाक में डालते हैं, थोड़ी देर इस्तेमाल करने में लगभग 2-3 घंटे तक आपको आराम मिलता है, फिर लेकिन आपको ये इन स्प्रेज अगर आप यूज़ करते हैं तो इन स्प्रेज की क्या होता है कि आपको आदत लग जाती है, इन अंग्रेज़ी दवाइयों की आपको आदत लग जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि बाद में ये सब दवाइयाँ वगैरह काम करना आपके शरीर में बंद कर देती हैं। स्पेसिफिक अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है तो नेज़ल पॉलिप के कारण जनरली क्या होता है कि साइनोसाइटिस के केसेस भी बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो जनरली पहले तो इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करता है और धीरे धीरे करके अगर वक्त रहते इस प्रॉब्लम का इलाज ना किया जाए सही ढंग से, तो ये जनरली क्रॉनिक डिसऑर्डर बन जाता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के साथ साथ अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम होता है तो सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ एक बहुत थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक ऐसा कंडीशन, अगर आप जब रात को सो रहे हो या आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जनरली इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि पेशेंट का सडन सांस रुक जाता है और एकदम चालू होने लग जाता है, एक क्रिटिकल सिचुएशन है। इस पर्टिकुलर नेज़ल पॉलिप के प्रॉब्लम के कारण जो हमारी सेंसेस होते हैं, जैसे हमारी लॉस ऑफ स्मेल, हमको सूंघने की शक्ति हमारी, और जो हमारे टेस्ट
जो हमको आता है जबान में हमारी, वो हमको प्रॉपर ढंग से नहीं आ पाता। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण हमको साइनस के इन्फेक्शंस बराबर बने हुए रहते हैं। नाक हमेशा हमारी ब्लॉक रहेगी, या अल्टरनेटिंग एक नाक कभी खुली रहेगी तो दूसरी नॉस्ट्रल ब्लॉक हो जाएगी, या कभी कभी ऐसे केसेस में जब ये बहुत अत्यधिक होने ज़्यादा इसका प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो दोनों नॉस्ट्रल्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। कुछ कुछ केसेस में जो ये नेज़ल पॉलिप नाक के अंदर होता है, ये पर्टिकुलरली अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाए तो इसमें से ब्लीडिंग के केसेस भी देखने को मिलते हैं, इसमें से खून भी निकलने को मिल जाता है। मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है, तो आपको अगर पॉलिप जितना जल्दी आपको इस पॉलिप के प्रॉब्लम का पता लग रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, पीएनडी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ये सब ईएनटी प्रॉब्लम्स को जनरली क्या होता है कि एक दूसरे से ये लिंकेज होता है। अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है तो फॉर श्योर आपके साइनसेस भी इन्फ्लेम्ड रहेंगे, आपको एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जनरली इसके लिए विभिन्न प्रकार के पेशेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, बहुत होम रेमेडीज़ करते हैं, एक प्रॉपर ढंग से उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। बड़े बड़े अस्पतालों में जाके विभिन्न ईएनटी डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, नेज़ल एंडोस्कोपी कराते हैं, एक्सरेज कराते हैं, अपने पीएनएस रीजन के पैरानेज़ल साइनसेस के एक्सरेज, एक मोटी मोटी फाइल पेशेंट्सों को देखने के पास मिलती है। और ये जो नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम होता है, पेशेंट इससे लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल से परेशान होता है और ये क्रॉनिक बन जाता है। इन टर्न क्या होता है कि ज़िंदगी भर लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का ये दिक्कत परेशानी है। इससे रिलेटेड साइनोसाइटिस की दिक्कत परेशानी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप की परेशानी सीनियर सिटीजन्स में बहुत देखने को मिलती है। एक्चुअल में जो ये नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम होता है, एक्चुअल में मेडिकल साइंस को अभी तक का इसके एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि किन वजह से ये दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, स्पेशली अगर आपको पोलन वगैरह से एलर्जी है, या आपको एनिमल डेंडर से एलर्जी है, आपको पोल्यूशन से एलर्जी है, तो ये कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है तो जनरली मैं आप सभी लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है या नेज़ल पॉलिप से रिलेटेड पीएनडी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, साइनोसाइटिस, आपको अगर किसी भी चीज़ से थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शंस हो रहे हों और वो रीअकरेंट हो रहे हों, चाहे बच्चों में टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा हो, या स्पेसिफिक अगर आपने ये नेज़ल पॉलिप की सर्जरी भी अगर आपने करा ली है और आपको दोबारा से ये दिक्कत परेशानी हो रही है, या आपने किसी भी ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए सर्जरी कराई और आपको दोबारा से ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपको ये दिक्कत परेशानी लौट कर परेशान कर रही है, तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपने एरिया में रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको क्या करना है कि किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर को अपने एरिया में ढूंढना है। उनको रिसर्च करने से आपको पता लग जाएगा जनरली कि कौन होम्योपैथ डॉक्टर, आपके कितने होम्योपैथ डॉक्टर्स आपके एरिया में हैं। आप किसी क्वालिफाइड अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर को विजिट कीजिएगा, पर्सनली उनसे मिलिएगा। किसी अनुभवी और क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर जो ईएनटी रिलेटेड केसेस देखते हो, अगर आप उनको पर्सनली विजिट करेंगे तो आपका जो ये नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है, ये नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम एब्सोल्युटली ठीक हो जाता है, और इसके लिए जो रीअकरेंसी होती है, इसकी बार बार ये दिक्कत परेशानी होती है, वो भी सॉल्व हो जाती है और कम्प्लीटली इस प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि लोग इसका सही ढंग से इलाज नहीं कराते हैं और लगभग जब 95% ब्लॉकेज उनकी नाक में हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो तब होम्योपैथ डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको नोज़ रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसको जितनी जल्दी अपने नज़दीक के एरिया में डॉक्टर को, होम्योपैथ डॉक्टर को विजिट कर इसका इलाज लेंगे, इसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये प्रॉब्लम एब्सोल्युटली बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। स्पेशली अगर मैं आपसे बताऊं तो इस पर्टिकुलरली ईएनटी प्रॉब्लम्स के कारण बच्चों को बहुत अधिक दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों के गले के अंदर टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। जनरली टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और नेज़ल पॉलिप्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब एक लिंक है इन सब प्रॉब्लम्स का आपस में, और इन सब प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली ट्रीट होम्योपैथी के थ्रू किया जा सकता है। जनरली होम्योपैथिक मेडिसिन रूट कॉज को देखती हैं कि किन कारणों की वजह से आपको ये दिक्कत परेशानी हो रही है और रूट कॉज को ठीक करने का काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर की प्रेजेंस में खाए जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेटेंट मेडिसिन को एज पर डोसेज इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को डॉक्टर की गाइडेंस में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। बात करते हैं, अगर आपको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है और इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, आपने विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट्स ऑप्ट करके देख लिए हैं, तो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में दो होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन। अगर आपको एलर्जी और एलर्जी के कारण साइनोसाइटिस और नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम हो रखा है,
तो जनरली ये जो 2 मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ ये जर्मनी से इंपोर्ट होकर आती हैं। बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट्स इन मेडिसिन के देखने को मिलते हैं और इनको लगभग इस्तेमाल करने से लगभग फर्स्ट 12 घंटे में ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने अपनी खुद प्रैक्टिस में देखे हैं और इसके पेशेंट्स खुद पर्सनली इस मेडिसिन को यूज़ करके एक्सपीरियंस करते हैं। बात करूँ आपसे अगर मैं दोनों मेडिसिन की जो जर्मनी से इंपोर्ट होकर आती हैं, पहली मेडिसिन का नाम है R49, डॉक्टर रैगवैक मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। R49 साइनोसाइटिस और नेजल पॉलिप्स के केसेस में बहुत एक्सीलेंट रेमेडी है। दूसरी रेमेडी में आपसे अगर बताना चाहूँ तो सेम R नंबर है और इसका नाम है R84 एलर्जी ड्रॉप्स, एलर्जॉल इनहेलेंट एलर्जी ड्रॉप्स के नाम से भी ये जानी जाती है। मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नेजल पॉलिप का प्रॉब्लम है और एलर्जी के कारण आपका ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप इन दोनों मेडिसिन को लगभग 15 डेज तक का इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो R49 मेडिसिन है इसको आप खाने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच पानी में इसकी 15 ड्रॉप्स, मेडिसिन की 15 बूंदें 2 चम्मच पानी में तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको ये इस्तेमाल करनी है। सिमिलरली जो दूसरे नंबर की दवाई है R84 मेडिसिन को आपको कैसे यूज़ करना है, इसको खाने के आधे घंटे बाद आपको इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच पानी में 15 ड्रॉप्स, 15 बूंदें 2 चम्मच पानी में खाने के आधे घंटे बाद तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम 15 दिन तक का आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और 15 दिन मेडिसिन यूज़ करने के स्टार्टिंग पहले दिन से ही आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप 15 दिन इस मेडिसिन को डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। आप इस मेडिसिन की लगभग दोनों की 2-2 बॉटल्स परचेस कीजिएगा, आपको बहुत इसके असरदार और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक बार मैं फिर सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नोज़ रिलेटेड, ENT रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हो रहा हो, नहीं सही हो रहा है आपकी दिक्कत परेशानी, आप सर्जरी करा कर परेशान हो गए, कोई उम्मीदें आपने सब छोड़ दी हैं, वेरियस स्प्रेज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्प्रेज, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स खा के आपके शरीर को भी नुकसान उल्टा पहुंच रहा है, तो सही वक्त रहते हुए जितनी जल्दी आप होम्योपैथ डॉक्टर को इस पर्टिकुलर ENT रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए अप्रोच करेंगे तो उतनी जल्दी आपकी दिक्कत परेशानी सॉल्व होती है। मेरे अकॉर्डिंग केसेस में अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत परेशानी है, ENT रिलेटेड टफ से टफ प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो उसको लगभग 10 से 12 महीने के टाइम पीरियड में एब्सोल्युटली ठीक किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने ये वीडियो बनाया, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया हुआ पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं जिसको नेजल पॉलिप्स का प्रॉब्लम है या साइनोसाइटिस रिलेटेड, ENT रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है आपके घर परिवार, फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों में, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पर एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।